भारतीय वायुसेना विश्व की तीसरी सबसे शक्तिशाली वायुसेना। अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट। एक अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय वायुसेना अब अमेरिका व रूस की वायुसेना के पश्चात विश्व की तीसरी सबसे शक्तिशाली वायुसेना है। WDMMA की गत अक्टूबर माह में जारी इस रिपोर्ट में बताया गया कि ताकत के मोर्चे पर भारतीय वायुसेना ने चीनी वायुसेना पीपुल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स, ठीक है, यानी कि PLAAF को भी पछाड़ दिया है। एजेंसी के अनुसार देखें तो चीन के पास भारत से अधिक लड़ाकू विमान है, किंतु भारतीय वायुसेना की ताकत आधुनिक ट्रेनिंग, तेज प्रतिक्रिया व सटीक हमलों में है। WDMMA की अक्टूबर माह में जारी वर्ष 2025 की रिपोर्ट में ताकत के मामले में अमेरिका, रूस, भारत व चीन की वायुसेनाओं के पश्चात आगे क्रमशः जापान, इजराइल, फ्रांस और UK की वायुसेनाओं के स्थान बताए गए हैं। पाकिस्तानी वायुसेना को इस आंकलन में ओवरऑल 18वां स्थान प्रदान किया गया है। WDMMA द्वारा विश्व भर की वायुसेनाओं की शक्ति के आकलन अपने ट्रू वेल रेटिंग यानी कि TVR के आधार पर प्रतिवर्ष किया जाता है। इस रैंकिंग के आकलन में केवल लड़ाकू विमानों की संख्या ही नहीं, इनकी लड़ाकू एवं रक्षा क्षमता, लॉजिस्टिक सपोर्ट, ट्रेनिंग व तकनीकी आधुनिकता की भी भूमिका होती है। वायुसेनाओं के लिए WDMMA के 2025 के आकलन में अमेरिकी वायुसेना की ट्रू वेल रेटिंग जहां सर्वाधिक 242.9 बताई गई है, वहीं रूस के लिए यह 114.2 तथा तीसरे स्थान पर भारतीय वायुसेना के लिए यह 69.4 तथा चीन के लिए 63.8 बताई गई है। इसके बाद क्रमशः जापान 58.1, इजराइल 56.3, फ्रांस 55.3 व UK 55.3 के WDMMA की सेनाओं के सभी रूपों की ताकत के आधार पर ओवरऑल रैंकिंग 2025 के आधार पर संयुक्त राज्य अमेरिका वायुसेना प्रथम रैंक, US नेवी द्वितीय रैंक, रूसी वायुसेना तृतीय रैंक और US आर्मी चतुर्थ रैंक, US मरीन पाँचवीं रैंक व भारतीय वायुसेना छठी रैंक के स्थान पर है। ओवरऑल 18वें स्थान पर पाकिस्तानी वायुसेना के लिए TVR 46.3 आकलित है। राज्य समाचार में बिहार का देखें कि बिहार में विधानसभा चुनाव प्रक्रिया प्रारंभ। बिहार की मौजूदा 17वीं विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर 2025 को समाप्त होने को है। 18वीं विधानसभा के लिए नए चुनाव कार्यक्रम की घोषणा केंद्रीय चुनाव आयोग ने 7 अक्टूबर को कर दी थी। 243 सदस्यीय विधानसभा के लिए मतदान 2 चरणों में कराया जाएगा। पहले चरण में 121 सीटों के लिए मतदान 6 नवंबर को और दूसरे चरण में 122 सीटों के लिए मतदान 11 नवंबर को होगा। सभी 243 सीटों के लिए मतगणना 14 नवंबर को होगी तथा 16 नवंबर को संपूर्ण चुनाव प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता राज्य में लागू की गई है। पहले चरण में 121 सीटों के लिए अधिसूचना 10 अक्टूबर 2025 को जारी कर दी गई थी, जबकि नामांकन व नाम वापसी की अंतिम तिथियां क्रमशः 17 अक्टूबर व 20 अक्टूबर थी। दूसरे चरण में 122 सीटों जिनके लिए मतदान 11 नवंबर को होना है की अधिसूचना 13 अक्टूबर को जारी की गई थी तथा नामांकन की नाम वापसी की अंतिम तिथियां क्रमशः 20 अक्टूबर व 23 अक्टूबर थी। राज्य में विधानसभा चुनावों से पहले मतदाता सूची के 3 माह तक चले विशेष गहन पुनरीक्षण में मतदाता सूची में 68.66 लाख अपात्र नाम काटे गए थे, जबकि 21.53 लाख नए मतदाता इसमें जोड़े गए थे। इस प्रकार मतदाता सूची में मतदाताओं की संख्या 6% घट गई है। SIR प्रारंभ करने से पहले राज्य की मतदाता सूची में 7.89 करोड़ नाम थे। 3 माह तक चले SIR में अपात्र नाम काटे जाने तथा नए मतदाताओं के नाम जोड़े जाने के पश्चात अंतिम मतदाता सूची चुनाव आयोग द्वारा 30 सितंबर 2025 को प्रकाशित की गई थी, जिसमें मतदाताओं की संख्या 7.42 करोड़ है। बिहार में इस चुनाव के लिए कुल 90,712 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इसमें से शहरी क्षेत्र में 13,911 और ग्रामीण क्षेत्रों में 76,801 मतदान केंद्र है। एक मतदान केंद्र पर औसतन 818 मतदाता वोट करेंगे। चुनाव को पारदर्शी और शांतिपूर्ण ढंग से कराने के लिए 8.5 लाख चुनाव अधिकारियों की तैनाती की जाएगी। इसमें से 4.53 लाख मतदान कर्मी, 9.6 हज़ार सेक्टर अधिकारी मतदान के लिए, 17.8 हज़ार पर्यवेक्षक व मतगणना के 4.8 हज़ार पर्यवेक्षक शामिल हैं। वहीं 28.3 हज़ार मतगणना अधिकारी, 2.5 लाख पुलिस अधिकारी और 90,712 आंगनवाड़ी सेविकाओं की भी मतदान के दौरान तैनाती होगी। 2 वर्ष तक चले इजराइल हमास युद्ध में संघर्ष विराम। इजराइल व हमास के बीच चल रहे टकराव में विगत 2 वर्षों से चल रहे विनाशकारी युद्ध में लगभग 67,000 लोगों के मौत के पश्चात अंततः युद्ध विराम का पहला चरण 10 अक्टूबर से यद्यपि लागू हो गया है, किंतु जिस तरह की छिटपुट घटनाएं युद्ध विराम के बावजूद हो रही है, इससे इस बात पर संदेह के बादल अभी भी छाए हुए हैं कि यह युद्ध विराम कितने दिन तक चलेगा।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पश्चिमी एशिया शांति योजना, जिसे अरब देशों सहित प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों का समर्थन प्राप्त है, कि पहले चरण पर दोनों पक्षों की सहमति के पश्चात इजराइल व हमास दोनों ने ही गाजा की लड़ाई 10 अक्टूबर से रोक दी है तथा इजराइल ने गाजा के बड़े भाग पर से अपनी फौजें वापस बुला ली है। समझौते के तहत हमास ने जहां प्रत्यक्षतः हथियार डाल दिए हैं, वहीं इजराइल ने 2000 फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई प्रारंभ कर दी है। हमास द्वारा 7 अक्टूबर 2023 को अगवा किए गए बंधकों में से बाकी बचे सभी 48 बंधकों को 72 घंटे में रिहा करने को सहमति समझौते के तहत दी थी। इसमें से 20 के ही जीवित बचे होने की संभावना बताई गई थी। हथियार डालने के साथ इजरायली बंधकों व फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई विवाद की समाप्ति के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति की 20 सूत्री ट्रंप प्लान का प्रथम चरण है। मृतक बंधकों व कैदियों के शवों का आदान प्रदान भी इस चरण में शामिल है। युद्ध विराम के साथ ही फिलिस्तीनियों को मानवीय सहायता के लिए ट्रकों का आवागमन शुरू हो गया है। स्थायी शांति एवं युद्ध की समाप्ति के लिए भी कई कदम ट्रंप प्लान में शामिल है। इनमें किस सीमा तक अमल हो पाता है, यह तो समय ही बताएगा। उल्लेखनीय है कि 7 अक्टूबर 2023 को हमास के इजराइल पर अप्रत्याशित हमले के प्रत्युत्तर में इजराइल की सैन्य कार्यवाही में अब तक 67,000 से ज़्यादा फिलिस्तीनी नागरिक मारे जा चुके हैं, जबकि 1.70 लाख लोग घायल हुए थे। मरने वालों में आधे से ज़्यादा महिलाएं व बच्चे थे। दोनों पक्षों में 2 वर्ष पूर्व ताज़ा युद्ध शुरू होने के पश्चात यह तीसरा संघर्ष विराम है। नवंबर 2023 में पहले संघर्ष विराम में हमास द्वारा 100 बंधकों को छोड़े गए थे तथा इजराइल की ओर से भी कुछ कैदियों की रिहाई हुई थी। बाद में फरवरी 2025 में दूसरे संघर्ष विराम में 25 इजरायली बंधकों को हमास ने रिहा किया था, जबकि इजराइल ने लगभग 2000 कैदियों की रिहाई की थी। गाजा में अस्थायी शांति के लिए डोनाल्ड ट्रंप के 20 सूत्री प्लान में सशस्त्र स्वतंत्र फिलिस्तीन देशों के गठन की भी बात कही गई है, जिसे इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू नकार चुके हैं। समझौते के तहत गाजा से हमास के सारे ठिकाने और हथियार हटाए जाएंगे तथा हमास गाजा की सरकार का हिस्सा नहीं बनेगा। पूरी तरह से बर्बाद हो चुके इस क्षेत्र के पुनर्निर्माण की योजना लागू की जाएगी। गाजा में सुरक्षा बनाए रखने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा बल गाजा में तैनात रहेगा, जो गाजा पुलिस की मदद भी करेगा। क्षेत्र में अस्थायी शांति के लिए फिलिस्तीन व इजराइल के बीच शांति वार्ता शुरू करने का प्रस्ताव भी ट्रंप के 20 सूत्री प्लान में शामिल है। अब देख लेते हैं अगला टॉपिक है कि गाजा में अस्थायी शांति के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व मिस्र के राष्ट्रपति अल सीसी की सह अध्यक्षता में गाजा शांति सम्मेलन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अपील पर गाजा में इजराइल हमास के बीच हुए युद्ध विराम के पहले चरण के पश्चात इस क्षेत्र में शांति बनाए रखने तथा एक नए दौर की क्षेत्रीय सुरक्षा की शुरुआत करने के लिए आए के कदमों पर चर्चा के लिए गाजा शांति शिखर सम्मेलन का आयोजन मिस्र में शर्म अल शेख में 13 अक्टूबर 2025 को हुआ। डोनाल्ड ट्रंप के आह्वान पर उनकी तथा मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी की सह अध्यक्षता में आयोजित इस शांति शिखर सम्मेलन में लगभग 30 देशों के नेता उपस्थित रहे। इनमें दोनों सह अध्यक्षों के अलावा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर, इटली के प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी, स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, फिलिस्तीनी प्राधिकरण के अध्यक्ष महमूद अब्बास, कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमाद अल थानी, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, कुवैत के अमीर शेख मिसाल अल अहमद अल जाबेर अल शेख, जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला द्वितीय, बहरीन के राजा हमद बिन ईसा अल खलीफा, इराक के प्रधानमंत्री, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति, अजरबैजान के राष्ट्रपति, ग्रीस के प्रधानमंत्री, आर्मेनिया के प्रधानमंत्री, हंगरी के प्रधानमंत्री, कनाडा के प्रधानमंत्री, नॉर्वे के प्रधानमंत्री, साइप्रस के प्रधानमंत्री, यूएई के उपराष्ट्रपति, भारत के विदेश राज्य मंत्री, ओमान के विदेश मंत्री, जापान के मिस्र स्थित राजदूत तथा अरब लीग के महासचिव अहमद अबुल घीट, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा व संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरस शामिल थे। इजराइल व हमास इस समिति में शामिल नहीं थे। ट्रंप के 20 सूत्री शांति समझौते के पहले चरण के कार्यान्वयन के पश्चात इसके अगले 2 चरणों पर चर्चा इस सम्मेलन में की गई। गाजा से इजरायली सेना की पूर्ण वापसी, गाजा के प्रशासनिक स्वरूप तथा भविष्य में सुरक्षा व्यवस्था आदि से संबंधित मुद्दे इसमें शामिल थे। ट्रंप प्लान के अनुसार गाजा की प्रशासनिक जिम्मेदारी फिलिस्तीनी तकनीकी विशेषज्ञों की एक अंतरिम समिति के हवाले होगी, जिसे बाद में सुधारों के पश्चात फिलिस्तीनी प्राधिकरण को सौंपा जाएगा। प्लान के तहत हमास की सत्ता में कोई भूमिका नहीं होगी। ट्रंप के शांति प्लान में गाजा के आर्थिक पुनर्निर्माण के लिए ट्रंप के नेतृत्व में एक अंतर्राष्ट्रीय बोर्ड के गठन का प्रस्ताव किया गया है। वैसे हमास अभी हथियार डालने के लिए तैयार नहीं है। उनका कहना है कि स्वतंत्र फिलिस्तीनी देश के बिना वे हथियार बद्ध ही रहेंगे। इजराइल ने भी गाजा के प्रशासन में फिलिस्तीनी प्राधिकरण की सीधी भूमिका पर आपत्ति जताई है। इस शांति समझौते के जरिए अब्राहम समझौते को भी ट्रंप आगे बढ़ाना चाहते हैं। वह चाहते हैं कि सऊदी अरब व इंडोनेशिया जैसे मुस्लिम देशों को भी इजराइल के संबंध सामान्य करने के लिए तैयार
कर लिया जाए। उधर सऊदी अरब का कहना है कि वह इजराइल को तब तक स्वीकार नहीं करेगा जब तक इजराइल व फिलिस्तीन का शांति समझौता वास्तविकता में लागू नहीं हो जाता। शांति स्थापना के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के प्रयासों के सम्मेलन में सभी ने प्रशंसा की। अस्थायी शांति के लिए स्वतंत्र फिलिस्तीन राष्ट्र की स्थापना पर भी वक्ताओं ने बल दिया। द्विराष्ट्र सिद्धांत पर अमल को ही क्षेत्रीय शांति व स्थिरता की सबसे बड़ी गारंटी मिस्र के राष्ट्रपति अल सीसी ने बताया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मिस्र के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द नील से सम्मानित करने की घोषणा भी उन्होंने इस अवसर पर की। सम्मेलन को संबोधित करते हुए पश्चिमी एशिया में सद्भाव का नया युग आह्वान अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने संबंधित नेताओं की यह घोषणा करने का आग्रह किया कि हमारा भविष्य पिछली पीढ़ियों के झगड़े से संचालित नहीं होगा। सहिष्णुता, गरिमा व समान अवसर पर जोर देते हुए इस क्षेत्र के शांति, सुरक्षा और समृद्धि का केंद्र बनने की बात उन्होंने कही। विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के पश्चात ट्रंप के शांति समझौते को सभी ने स्वीकार किया। शांति समझौते पर हस्ताक्षर करते हुए सभी ने इसे मिडिल ईस्ट के लिए आशा, सुरक्षा व साझा विजन का नया अध्याय बताया और स्वीकार किया कि ट्रंप ने गाजा में युद्ध की समाप्ति कर मिडिल ईस्ट में शांति बहाल की है। इस क्षेत्र के गहरे ऐतिहासिक व आध्यात्मिक महत्व को स्वीकार करते हुए यह कहा गया है कि इस्लाम, ईसाई व यहूदी धर्म की जड़ें इस भूमि से जुड़ी हैं। युद्ध से बुरी तरह से बर्बाद हुए गाजा में भोजन, ईंधन व दवाओं की आपूर्ति के साथ साथ इसके पुनर्निर्माण की आवश्यकता पर बल सम्मेलन में स्वीकार किए गए प्रस्ताव में दिया गया है। पुनर्निर्माण के लिए एक और सम्मेलन का आयोजन मिस्र द्वारा नवंबर 2025 में किया जाएगा। गाजा को एक बोर्ड ऑफ पीस के तहत चलाने का प्रस्ताव सम्मेलन में स्वीकार की गई। ट्रंप शांति योजना में शामिल है। इस पर सभी उपस्थित नेताओं के साथ साथ मुख्य गारंटर के रूप में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी, इसके बाद कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमाद अल थानी व तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन ने के हस्ताक्षर है। आसियान का 47वां सम्मेलन कुआलालंपुर, मलेशिया में संपन्न। ठीक है, तो तिमोर लेस्ते 11वें सदस्य के रूप में आसियान में शामिल। दक्षिण पूर्व एशिया के 10 देशों इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, फिलीपींस, वियतनाम, ब्रुनेई, कंबोडिया, म्यांमार और लाओस के संगठन आसियान यानी कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस का 47वां शिखर सम्मेलन मलेशिया में मेजबानी में राजधानी कुआलालंपुर में 26 से 28 अक्टूबर 2025 को आयोजित हुआ। वर्ष 2007 से आसियान का शिखर सम्मेलन वर्ष में 2 बार होता है। उसका पिछला 46वां शिखर सम्मेलन भी कुआलालंपुर में ही मई में संपन्न हुआ था। ठीक है, और जबकि 44वां और 45वां शिखर सम्मेलन एक ही 7 अक्टूबर में 2024 के लाओस में वियंतियाने में हुआ था। तो कुआलालंपुर में 47वें शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता मलेशिया के प्रधानमंत्री दातो सेरी अनवर इब्राहिम ने की। आसियान के वर्ष के दूसरे शिखर सम्मेलन के साथ संबद्ध वार्षिक बैठकों में वार्ता में सहभागियों के साथ अलग अलग आसियान +1 शिखर बैठकें। आसियान के 10 वार्ता सहभागियों में भारत भी शामिल है। आसियान +3 आसियान के साथ 3 देश जो चीन, जापान व दक्षिण कोरिया शिखर ये बैठक तथा पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन आदि शामिल है। इन सभी शिखर बैठकों की अध्यक्षता मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने की। भारत आसियान का सदस्य नहीं है तथा इसका वार्ता सहभागी ही है, जिसे 26 अक्टूबर को 22वीं आसियान भारत शिखर बैठक तथा 27 अक्टूबर को 20वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भी भारत ने भाग लिया। भारत आसियान शिखर सम्मेलनों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल तरीके से भाग लिया। वहीं पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किया। आसियान शिखर सम्मेलन में सदस्य देशों ने इंक्लूसिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी थीम के साथ मलेशिया की अध्यक्षता को समर्थन व्यक्त किया तथा तिमोर लेस्ते, ठीक है, ईस्ट तिमोर का पूर्ण सदस्य के रूप में स्वागत किया। ऑस्ट्रेलिया व इंडोनेशिया के बीच स्थित 14 लाख की जनसंख्या वाला देश तिमोर लेस्ते यानी ईस्ट तिमोर आसियान का 11वां सदस्य बना है। 1999 में कंबोडिया को शामिल किए जाने के पश्चात पहली बार आसियान में कोई नया देश जो है वो जोड़ा गया है। कंबोडिया थाईलैंड सीमा युद्ध इस शिखर सम्मेलन की चर्चा का विषय ज्वलंत मुद्दा था। अन्य चर्चित मुद्दों में म्यांमार, मध्य पूर्व क्षेत्र, यूक्रेन, उत्तरी कोरिया व दक्षिणी चीन सागर के मुद्दे शिखर सम्मेलन के चर्चा के मुद्दे में शामिल थे। आसियान की केंद्रीय भूमिका मजबूत करने, देश के बीच विश्वास बढ़ाने, व्यापार निवेश में वृद्धि, विज्ञान तकनीक का लाभ उठाने, डिजिटल बदलाव को अपनाने, असंतुलित विकास का अंतर कम करने, असमानता दूर करने, जीवन स्तर सुधारने तथा जलवायु परिवर्तन से निपटने आदि की प्राथमिकताओं के परिप्रेक्ष्य में नया आसियान विजन 2045 स्वीकार किया गया। आसियान की आंतरिक विकास पहलों के साथ साथ सहयोगी देशों के साथ सहयोग वृद्धि की बात सम्मेलन में की गई।
आसियान अब दक्षिण पूर्व एशिया के 11 राष्ट्रों का एक संगठन है जिसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 को मूलतः 5 देशों इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड द्वारा आसियान घोषणा पत्र यानी बैंकॉक घोषणा पत्र के हस्ताक्षर के साथ हुई थी। 1984 में ब्रुनेई उसका छठा सदस्य बना, 1995 में वियतनाम, 97 में लाओस व म्यांमार तथा कंबोडिया 1999 में इसका सदस्य बना। जिससे इसके सदस्य देशों की संख्या 10 हो गई थी। वर्ष 2025 में अब तिमोर लीस्ट से आसियान का एक 11वां सदस्य जो है वो बना है। आसियान के 47वें शिखर सम्मेलन के साथ इसके साथ वार्ता भागीदारी देशों जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया, रूस व अमेरिका के साथ इसकी अलग अलग शिखर बैठकें। 5वां आसियान ऑस्ट्रेलिया शिखर सम्मेलन, 28वां आसियान चीन शिखर सम्मेलन, 13वां आसियान अमेरिका शिखर सम्मेलन, 22वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन, 28वां आसियान जापान शिखर सम्मेलन, 26वां आसियान कोरिया शिखर सम्मेलन आदि। ये देखें तो 28वां आसियान +3 यानी कि चीन, जापान, कोरिया शिखर सम्मेलन, आसियान न्यूजीलैंड विशेष सम्मेलन, 15वां आसियान UN शिखर सम्मेलन हुआ, 20वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन आदि भी कुआलालंपुर में 26 से 28 अक्टूबर को संपन्न हुए। ठीक है, तो देखिए मूल बात ये है पढ़ने के लिए कि इस बार का मुद्दा क्या था। ठीक है, मुद्दे में हम देखें तो कंबोडिया थाईलैंड सीमा युद्ध इस शिखर सम्मेलन के चर्चा का सबसे ज्वलंत मुद्दा था। और अन्य चर्चित मुद्दे में देखें तो म्यांमार का मुद्दा, ठीक है, मध्य पूर्वी क्षेत्र, यूक्रेन, उत्तरी कोरिया, दक्षिणी चीन सागर के मुद्दे शिखर सम्मेलन में चर्चा के मुख्य मुद्दे थे। ठीक है, आसियान की केंद्रीय भूमिका मजबूत करने, देशों के बीच विश्वास बढ़ाने, व्यापार निवेश में वृद्धि, विज्ञान तकनीक लाभ उठाने, डिजिटल बदलाव को अपनाने, असंतुलित विकास का अंतर कम करने, असमानता दूर करने, जीवन स्तर सुधारने तथा जलवायु परिवर्तन से निपटने आदि की प्राथमिकताओं के परिप्रेक्ष्य में नया आसियान विजन 2045 स्वीकार किया गया। आसियान की आंतरिक विकास पहलों के साथ साथ सहयोगी देशों के साथ सहयोग में वृद्धि की बात सम्मेलन में की गई। तो इम्पोर्टेंट आपका इतना है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आसियान भारत 22वां शिखर सम्मेलन। ठीक है, आसियान भारत का 22वां शिखर सम्मेलन मलेशिया कुआलालंपुर में 26 अक्टूबर 2025 को संपन्न हुआ। यह सम्मेलन आसियान के 47वें शिखर सम्मेलन के अवसर पर ही अलग से हुआ। भारत दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के संगठन आसियान का सदस्य नहीं है तथा इस संगठन के साथ वर्ष में कम से कम एक बार भारत की शिखर बैठक आयोजित होती है जिससे आसियान के सभी सदस्य देशों के शासन प्रमुख व भारत के प्रधानमंत्री भाग लेते हैं। आसियान के साथ भारत की ऐसी 22वीं शिखर बैठक 26 अक्टूबर के कुआलालंपुर में संपन्न हुई। इस बार इस शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल तरीके से ही भाग लिया। आसियान भारत शिखर सम्मेलन में भी मोदी की यह 12वीं भागीदारी थी। बैठक में सबसे पहले नए सदस्य तिमोर लेस्ते यानी कि ईस्ट तिमोर का स्वागत प्रधानमंत्री जी ने किया। आसियान देशों के नेताओं के साथ भारतीय प्रधानमंत्री की 26 अक्टूबर शिखर बैठक में आसियान भारत के समग्र रणनीतिक सहयोग यानी कि आसियान इंडिया कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ये यहाँ पर सहयोग की प्रगति की समीक्षा की गई तथा भविष्य में इसके विस्तार पर विचार विमर्श हुआ। सम्मेलन में अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने आसियान एकता, आसियान केंद्रीयता तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र पर आसियान दृष्टिकोण के प्रति भारत का समर्थन दोहराते हुए आसियान कम्युनिटी विजन 2045 अपनाने के लिए आसियान की सराहना की। इस बात पर उन्होंने बल दिया कि आसियान भारत व्यापार समझौते AITIGA आसियान इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट की शीघ्र समीक्षा से हमारे संबंधों की पूर्ण आर्थिक क्षमता का उपयोग हो सकेगा तथा क्षेत्रीय सहयोग और मजबूत होगा। भारत व आसियान को वैश्विक दक्षिण का हिस्सा बताते हुए श्री मोदी जी ने कहा कि भारत और आसियान मिलकर विश्व की लगभग 1/4 जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं तथा हम केवल भूगोल ही नहीं बल्कि गहरे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों से भी जुड़े हुए हैं। आसियान को भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का मुख्य स्तंभ बताते हुए श्री मोदी जी ने कहा कि हम शिक्षा, पर्यटन, विज्ञान और तकनीक, स्वास्थ्य, हरित ऊर्जा और साइबर सुरक्षा में अपने सहयोग और मजबूत कर रहे हैं। 21वीं सदी भारत और आसियान की सदी है। उन्होंने विश्वास जताया कि आसियान सामुदायिक विजन 2045 और विकसित भारत 2047 का उद्देश्य सभी के लिए एक उज्जवल भविष्य बनाना है। इससे पूरी मानवता को फायदा होगा। सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने कहा कि आसियान भारत व्यापार समझौते में अच्छी प्रगति हुई है। व्यापार समझौते को इस वर्ष के अंत तक पूरा कर लिए जाने की आशा व्यक्त करते हुए मलेशियाई प्रधानमंत्री ने कहा कि यह समझौता क्षेत्र में आर्थिक सहयोग को मजबूत करेगा और निवेश व व्यापार को नई दिशा देगा। उन्होंने कहा कि आसियान और भारत की साझेदारी स्थिरता व साझा समृद्धि की मजबूत ताकत बन चुकी है। दोनों के बीच रणनीतिक साझेदारी गहरी हो रही है जो आर्थिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक स्तर पर भी संबंधों को मजबूत बना रही है। भारत और आसियान देश मिलकर क्षेत्र में सतत विकास, व्यापार के नए अवसर और लोगों के बीच बेहतर संपर्क बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। बाद में भारत आसियान की ओर से पर्यटन पर एक सतत साझा बयान जारी किया गया जिसमें पर्यटन को आर्थिक वृद्धि, रोजगार सृजन, बुनियादी ढांचा विकास और सांस्कृतिक आदान प्रदान का महत्वपूर्ण साधन माना गया है। साथ ही ज़रूरत से ज़्यादा पर्यटन के पर्यावरण व स्थानीय समुदाय पर नकारात्मक प्रभाव को स्वीकार करते हुए ऐसी पर्यटन व्यवस्था बनाने की बात कही है जिसमें पर्यावरण को फायदा
हो, क्षति न हो और अर्थव्यवस्था को फायदा हो। इसके लिए भारत व आसियान मिलकर प्लास्टिक मुक्त जो है पर्यटन को बढ़ावा देंगे। इसके लिए नवीकरणीय ऊर्जा पर जोर दिया जाएगा और जैव विविधता संरक्षण का काम किया जाएगा। 20वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन भी कुआलालंपुर में संपन्न हुआ। आसियान भारत 22वें शिखर सम्मेलन के अगले दिन 27 अक्टूबर को कुआलालंपुर में ही 20वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन ईस्ट एशिया समिट निर्धारित था। आसियान द्वारा ही आयोजित इस सम्मेलन में आसियान के सदस्य देशों के अलावा भारत, ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान, न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया, रूस व अमेरिका शामिल रहते हैं। सम्मेलन में भाग लेते हुए कुछ भाग ले चुके नेताओं में भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने ही सर्वाधिक 9 बार इस सम्मेलन में भाग लिया है, किंतु इस बार बिहार में चुनाव निकट होने के कारण वह स्वयं इसमें शामिल नहीं हुए। मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम की अध्यक्षता में संपन्न 20वें पूर्वी एशिया सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया। सम्मेलन में वैश्विक जटिल परिस्थितियों में EAS की भूमिका को रेखांकित करते हुए पूर्वी एशियाई देशों के साथ भारत की समग्र रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत बनाने की प्रतिबद्धता भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने व्यक्त की। उन्होंने कहा, यह बैठक बहुत ही चुनौतीपूर्ण समय में संपन्न हो रही है। सप्लाई चेन की विश्वसनीयता व बाजार में पहुंच को लेकर चिंता बढ़ रही है। वैश्विक सिद्धांतों में के एक समान लागू नहीं होने से तथा कुछ देशों की तरफ से दूसरे देशों को फालतू में ही उपदेश देने पर चिंता उन्होंने व्यक्त की। ऐसे में बहुध्रुवीयता को अपरिहार्य बताते हुए गंभीर वैश्विक संवाद की आवश्यकता पर बल उन्होंने दिया। आतंकवाद को निरंतर नष्ट करने वाला खतरा बताते हुए इसके प्रति जीरो टॉलरेंस की अपील उन्होंने विश्व समुदाय से की। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि आतंकवाद के विरुद्ध रक्षा के हमारे अधिकार से कभी कोई समझौता नहीं किया जा सकता। गाजा शांति योजना का स्वागत करते हुए यूक्रेन युद्ध के शीघ्र समाप्ति का आह्वान उन्होंने किया। पूर्वी एशियाई देशों के साथ भारत के सहयोग का उल्लेख करते हुए विदेश मंत्री ने कहा कि मार्च 2025 में म्यांमार में आए भूकंप के समय सबसे पहले सहायता भारत ने ही प्रदान की थी। भारत म्यांमार थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग परियोजना की प्रगति का उल्लेख भी उन्होंने किया। पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन की सराहना करते हुए भारतीय विदेश मंत्री ने कहा कि भारत पूर्वी एशिया में शांति, प्रगति और समृद्धि में इसकी भूमिका को महत्व देता है तथा इस सम्मेलन से सकारात्मक परिणामों की आशा करता है। मौजूदा वैश्विक चुनौतियों एवं उनके समाधान के लिए व्यापक चर्चा इस सम्मेलन में हुई तथा आर्थिक सहयोग का विस्तार करने व क्षेत्र के विकास असमानता को कम करने पर सहमति सभी ने व्यक्त की। दक्षिणी चीन सागर के मामले में भी चर्चा सम्मेलन में हुई। दक्षिणी चीन सागर के मामले में फिलीपींस, ब्रुनेई व वियतनाम आदि का चीन से विवाद है। चीन जहां इस पूरे समुद्री क्षेत्र में अपना अधिकार जताता है, अन्य देश इसे अंतर्राष्ट्रीय समुद्री क्षेत्र मानते हैं। भारत सहित अनेक देश संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून के तहत शांतिपूर्ण तरीके से इस विवाद के समाधान की मांग करते रहे हैं। दक्षिण चीन सागर में चीन की बढ़ती आक्रामकता को लेकर कड़ा संदेश पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में दिया गया। सम्मेलन में जारी कुआलालंपुर घोषणा पत्र में कहा गया कि क्षेत्रीय विवादों का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अनुसार होना चाहिए। घोषणा पत्र में कहा गया कि सदस्य देश आपसी विश्वास और समझ बढ़ाने, विवादों को बातचीत से सुलझाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसका उद्देश्य क्षेत्र में शांति, स्थिरता व समृद्धि को मजबूत करना है। यह भी कहा गया है कि आसियान क्षेत्रीय रणनीतिक और आर्थिक मुद्दों में केंद्र की भूमिका निभाए। सदस्य देशों ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर को वैश्विक शांति व स्थिरता की अनिवार्य नींव बताता है और बहुपक्षवाद का समर्थन किया इन्होंने। कुआलालंपुर प्रवास के दौरान भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने विश्व के अनेक प्रमुख नेताओं के साथ मुलाकात कर वार्ताएं की। इसमें मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम, मलेशिया के विदेश मंत्री मोहम्मद हाजी हसन, उसके बाद अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो, न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज, सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोटेगी, ब्राज़ील के विदेश मंत्री मौरो विएरा, सिंगापुर के विदेश मंत्री विवियन बालकृष्ण, दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो हिंग, थाईलैंड के विदेश मंत्री सी साक फुआंग केटकेव, ब्रुनेई के विदेश मंत्री दातो एरिवान पेहिन यूसुफ, वियतनाम के विदेश मंत्री ले होई ट्रंग और कनाडा के मिनिस्टर ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड मनिंदर सिंह शामिल हैं। 2025-26 से लेकर 2030-31 तक की अवधि के लिए दलहन आत्मनिर्भरता मिशन। ठीक है, भारत विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक व उपभोक्ता राष्ट्र है। सबसे बड़ा उत्पादक होने के बावजूद देश में दालों की घरेलू ज़रूरतें पूरी नहीं हो पाती तथा इसके लिए बड़ी मात्रा में दालों का आयात करना पड़ता है। देश में दालों की आयात पर निर्भरता कम करने व बढ़ती हुई घरेलू ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उत्पादन को अधिकतम करने तथा किसान की आय में वृद्धि करने के लिए 6 वर्षीय दलहन आत्मनिर्भरता मिशन का उल्लेख 2025-26 के केंद्रीय बजट में किया गया था। ठीक है, और तो 25-26 से 2030-31 तक की अवधि के लिए इस मिशन को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की 1 अक्टूबर 2025 की बैठक में मंजूर
दे दी गई थी। मिशन का शुभारंभ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 11 अक्टूबर 2025 को किया। 6 वर्ष की संदर्भित अवधि में 11,440 करोड़ रुपए के परिव्यय से इसे क्रियान्वित किया जाएगा। इस मिशन का उद्देश्य दलहन खेती के क्षेत्र को 310 लाख हेक्टेयर तक विस्तृत करना, दलहन उत्पादन को 350 लाख टन तक बढ़ाना तथा उत्पादकता को 1130 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तक बढ़ाना है। पूर्व वर्ष 2024-25 में दलहन में दालों का कुल देखिए देश में दालों का कुल उत्पादन 252 लाख टन रहा था। ठीक है, तीसरे अग्रिम अनुमानों के आधार पर उत्पादन में वृद्धि से दालों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने का लक्ष्य है। उत्पादन में वृद्धि के लिए दालों की उच्च उत्पादकता वाली कीट प्रतिरोधी व जलवायु प्रतिरोधी नवीनतम किस्मों के विकास और प्रसार पर जोर दिया जाएगा तथा क्षेत्रीय उपयुक्तता सुनिश्चित करने के लिए प्रमुख दलहन उत्पादक राज्यों में बहुस्थानिक परीक्षण यानी कि मल्टी लोकेशन ट्रायल्स किए जाएंगे। दालों के उन्नत किस्मों को व्यापक रूप से उपलब्ध कराने के लिए 2030-31 तक 370 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करते हुए दाल उत्पादक किसानों को 126 लाख क्विंटल प्रमाणित बीज जो है इस मिशन के तहत वितरित किए जाएंगे। मिशन के उद्देश्यों में दलहन के तहत 35 लाख हेक्टेयर क्षेत्र का विस्तार करना शामिल है। इसके लिए किसानों को 88 लाख बीज कीट निःशुल्क वितरित किए जाएंगे। इस अंक का अंतिम टॉपिक है कि भूटान व भारत के बीच 2 रेलवे रूट्स के लिए दोनों देशों में सहमति। भारत व भूटान के आपसी रिश्तों में और अधिक गहराई लाते हुए दोनों देशों के बीच 2 साझा रेल परियोजनाओं के लिए सहमति हुई। इनमें से एक परियोजना भूटान के समत्से शहर को भारत के बानरहाट पश्चिम बंगाल से जोड़ेगी, जबकि दूसरी परियोजना भूटान के गेलेफू व भारत के कोकराझार असम के बीच होगी। इनमें से पहली परियोजना 4 वर्ष में व दूसरी 3 वर्ष में पूरी होंगी तथा इस पर कुल मिलाकर 4,033 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान है। परियोजनाओं की जानकारी देते हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि कोकराझार और गेलेफू के बीच 69 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन पर दोनों शहर के बीच 6 स्टेशन होंगे। पूरी लाइन के निर्माण में 2 महत्वपूर्ण पुल, 29 बड़े पुल, ठीक है, 65 छोटे पुल। यह परियोजना 3,456 करोड़ के निवेश से 4 वर्षों में पूरी होगी और 69 किलोमीटर रेल मार्ग में 2.39 किलोमीटर हिस्सा भूटान में होगा। बानरहाट से समस्ते के बीच दूसरी जो रेल लाइन है वो 20 किलोमीटर लंबी होगी और इस पर बीच में 2 स्टेशन होंगे। इसे पूरा करने में 3 वर्ष लगेंगे और इसकी लागत 577 करोड़ होगी। 20 किलोमीटर लंबे इस रेल मार्ग में से 2.13 किलोमीटर भूटान में होगा। इस रेल मार्ग पर एक बड़ा पुल और 24 छोटे पुल होंगे। दोनों देशों के बीच इस रेल कनेक्टिविटी के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की मार्च 2024 की भूटान यात्रा के दौरान हुए थे तथा इसके लिए अब औपचारिक समझौता भूटान के विदेश सचिव की 29-30 सितंबर 2025 की नई दिल्ली यात्रा के दौरान संपन्न हुआ है।